अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल की नशिस्त लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज इस मसले पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो आज आपके सामने खबरों में भी आया है और आपने देखा, सुना है और पढ़ा है कि ये जो अफजल गुरु जो हैं, कश्मीरी लीडर, एक नौजवान आदमी जिसको इंडिया की हुकूमत ने फांसी दे दी है, उस हवाले से मैं ये तपा हुआ हूँ थोड़ा सा। मैं अपने एंकर के साथ अपनी वो गर्मी सर्दी करनी चाह रहा हूँ। यार वैसे जुनैद, मुझे ये बताओ कि अब ये तो डिस्कस हो रही है कि हम कह रहे हैं कि गलत फांसी लगी है, इंडिया कह रहा है हमने बिल्कुल ठीक फांसी दी है, मगर यार ये भी देखो कि इंडिया का अपना मीडिया भी ये कह रहा है कि फांसी गलत दी गई है। ये जो कानूनी तकाजे हैं वो बलडोज किए गए हैं। और जो मैंने सुना है सारा वाकया जो उन्होंने बयान किया है कोर्ट ने, इंडिया की ने, किस लिए इसको फांसी दी जा रही है, इसकी फांसी बनती नहीं थी। यार ये क्या, कोई इधर अमेरिका बोलने वाला नहीं है। तुम जितना मर्जी अपनी पाकिस्तानियत को साइड पे रखकर गैर जानिबदार पोस्टर अपना लो और इस तमाम मामले को तुम गैर जानिबदार ऐनक से देखने की कोशिश करो, और जो भी तुम कुछ कहोगे बात यही आएगी कि ये एक पाकिस्तानी की राय है, ये एक इंसान की राय कभी भी नहीं समझी जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। मैं तो ये समझता हूं कि ये जिस बेरहमाना अंदाज में, रुथलेसली हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया और फिर उससे ज्यादा बेशर्मी और बेरहमाना अंदाज में हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस पर अमल किया है, मेरा ख्याल इससे ज्यादा जो शर्मनाक मिसाल है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूं कि इंसानियत का जनाजा निकाल दिया यार इन लोगों ने। ये फैसला अंदाजा करो कि हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने अफजल गुरु को सजाए मौत सुनाई थी, उसने अपने डिसीजन में यह लिखा है, इससे ज्यादा काबिल शर्म बात क्या हो सकती है कि उसने अपने डिसीजन में यह बात लिखी है कि हमारे पास अफजल गुरु के इस हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमले पर मुलव्विस होने के हवाले से कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिले, उसके बराह रास्त मुलव्विस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। हम ये फैसला सिर्फ हिंदुस्तान के इज्तमाई ज़मीर, हिंदुस्तान के इज्तमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए सुना रहे हैं। यानी हिंदुस्तान के इज्तमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए एक बेगुनाह को फांसी लगा दी। यार हिंदुस्तान के कौन से इज्तमाई ज़मीर ने आवाज़ बुलंद की है जी कि अफजल गुरु को फांसी दें, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व ही नहीं है, खुद वो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं मिला, तो फिर कौन सा ये ज़मीर सुना रहे हैं? हद हो गई है यार इन वाली। इस पे कोई अमेरिका या बरतानिया किसी ने नहीं बात की है। अच्छा चलो, अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान और इन सारे मुल्कों की जो एक वो ट्राइका बनी हुई है वो तो सबके सामने है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि हमारे अपने इस वतन अजीज में जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने इस हवाले से कोई आवाज बुलंद नहीं की। आज हमारी जो तंजीमें, वो जो हिंदुस्तानी जासूस जिसको बाकायदा ये दहशतगर्द जिसको बाकायदा यहां पर सजाए मौत सुनाई गई है, बाकायदा तमाम तर फेयर एंड ओपन ट्रायल के जरिए, बिल्कुल किसी ने उसके एटलीस्ट उसकी जो ट्रायल की जो शफाफियत है उस पर एतराज नहीं किया। सरबजीत सिंह की बात मैं कर रहा हूं जिसको सजाए मौत सुनाई गई है, उसकी रिहाई के लिए पूरी दुनिया में एक वावेला मचाया जा रहा है और इंसानी हकूक के वास्ते दिए जा रहे हैं। तो क्या इंसानी हकूक के तमाम तर वास्ते सिर्फ दहशतगर्दों के लिए रह गए? और यार कईयों ने तो यह भी कहा था कि भाई जी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए इसको छोड़ दे सरबजीत सिंह को, और इस हवाले से मैंने सुना है बेचारा ये जो अफजल गुरु है इसको अपनी मर्जी का वकील भी नहीं करने दिया इंडियन हुकूमत ने। जरा देखो ना, ये कौन से मुल्क में किसका कानून है यार? ये क्या हो क्या रहा है? किसने ये इजाजत दी है इन लोगों को इतनी जुर्रत करने की? या मरे हुए ज़मीर के साथ इन्होंने ये सारा काम किया, उसको बेचारे को अपनी मर्जी का वकील तक नहीं करने दिया। और सजा सुनाने वाले हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में यहां तक कह दिया है कि हमारे पास अफजल गुरु के किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ किसी भी राब्ते, ताल्लुक या वास्ते का कोई शवाहिद या कोई सबूत नहीं मिला। फिर आपने कह रही जी, फिर किस बुनियाद पे आपने एक बेगुनाह को लटका दिया है? हाय हाय। इसी बुनियाद पर तो वहां के जो कानूनी हलके हैं या कुछ जो इंसानी हकूक की यानी बाज़मीर किस्म की तंजीमें हैं, उनकी तरफ से खाल खाल ये आवाज बुलंद हो रही है कि हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत ने कानून को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि सिर्फ अवामी जज्बात को पेश नजर रखा है।
ओ यार अवामी जज्बात भी कौन से, एक कदी वो उनकी तंजीम इस तरह की है जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, हाँ बिल्कुल उनकी आवाज है, वरना किसके कौन सी आवाजें टीवी पाड़ के बाहर आ रही है कि अफजल गुरु को फांसी दें वरना हम इंडिया छोड़ देंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में भी इलेक्शन सर पे हैं, अब वहां पे बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर एक बहरहाल अटैक किए हुए थी, ये पहले अजमल कसाब के मामले पे और उसके बाद अफजल गुरु के मामले पे। अजमल कसाब को भी उन्होंने इसीलिए फांसी दे दी थी कि वो जो दबाव था कांग्रेस पे वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हदों को छू रहा था। लेकिन बात यह है कि सिर्फ आपने अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बेगुनाहों को फांसी देने का सिलसिला शुरू कर दिया। बेगुनाह और मुसलमान, हाँ ये असल पॉइंट है कि हिंदुस्तान की इस अवाम को पैसिफाई करने के लिए अफजल गुरु से ज्यादा आइडियल शख्स हो ही कोई नहीं सकता था, जो कश्मीरी भी हो और मुसलमान भी हो। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो सिर्फ वही है, मुसलमानों के वो पीछे पड़े हुए हैं और कोई बात नहीं ऐसी। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि 1984 में इसी तिहाड़ जेल में जिसमें गुज़श्ता रोज अफजल गुरु को फांसी दी गई है, 1984 में इसी जेल में मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई थी, अजीम कश्मीरी लीडर। और उस वक्त भी सोई हुई तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नई जान और एक नया वलवला पैदा हो गया था। और आज तुम पिछले 24 घंटे देख लो कि अफजल गुरु की फांसी के बाद भी पूरे कश्मीर में हंगामे फूट पड़े हैं और कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और वहां पर हालात जो है वो हुकूमत की गिरफ्त से बाहर हो चुके हैं। हाँ, ये अफजल गुरु की फांसी इनको इतनी जल्दी नहीं हजम होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो अफजल गुरु को इन्होंने फांसी दी है, इससे इंडिया जो है वो बजाते खुद इस वक्त, चलो हमें छोड़ो तुम, खुद वो एक बहुत बड़ा मुल्क है यार, बहुत बड़ी जमहूरियत है। अब का वो उसका जो लेवल है इंडिया का वो बहुत ऊपर है यार, बिल्कुल बड़े मुल्कों में वो गिना जाता है, बड़ी जमहूरियत में वो गिना जाता है। उसको चाहिए कि अपनी जमहूरियत, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए इस तरह की हरकतें ना करे, और अगर ऐसी हरकतें करे तो कम से कम अपनी फेस सेविंग का भी कोई एहतमाम करे। अब देखो कि उन्होंने अफजल गुरु को तो फांसी दे दी, अजमल कसाब को फांसी दे दी, अब अक़वाम आलम ये सवाल करने में हक बजानब है कि आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? मोदी जाजी की फूफी का पुत्र होगा ना, इसलिए इसको पूछ रहे। अजीज साहब, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि उसको फांसी से पहले उसके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया, और उससे भी बढ़कर ये कि अब उसकी मैयत भी उसके रिश्तेदारों को नहीं दी जा रही। चलो कर लेने दो, किड्डा को बड़ा है इंडिया, किड्डा को तगड़ा है, अल्लाह ताला से बड़ा तो नहीं है ना, रब भी है ना, फिर सबसे ताकतवर सबसे बड़ा तो वही है ना, वो आप पे हिसाब कर लेगा इनका। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पानी व बिजली जनाब चौधरी अहमद मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी। मैं जनाब ये इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से देने आया हूँ जुनैद साहब, आपकी मोहब्बत की वजह से, वरना मैं इंटरव्यू देने का कायल नहीं हूँ। मैंने तो कारोबार भी सिर्फ इसलिए किया था कि अगर नौकरी करता तो मुझे इंटरव्यू देना पड़ना था, और मैंने वो देना नहीं। ये तो क्यों इंटरव्यू नहीं देते? बस जी, मुझे इंटरव्यू देना और उधार देना अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि बंदा देने वाली चीज देना जी, ज़कात दे, खैरात दे, मत दे, दुआ दे, अगर दा लगे तो तका दे। और अगर आप ये कहेंगे कि अहमद मुख्तार बिजली दे, पानी दे, हिसाब दे, जवाब दे, तो मेरी तरफ से साफ जवाब है। साहब आप कैसे जवाब दे सकते हैं? लोड शेडिंग के मर्ज का इलाज तो बहरहाल आपकी के पास है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास मरीज आया ही उस वक्त है जब गांव के सबसे मशहूर हकीम ने भी कह दिया था कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। और मेरी आगे से सियासी मजबूरी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि इनू लाहौर ले जाओ, और ये कभी इस तरह के मरीज के मुतल्लक कहा नहीं गया कि इनू इस्लामाबाद ले जाओ। बहरहाल बुनियादी जिम्मेदारी तो आपकी है ना चौधरी साहब? नहीं, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। देखें, जितनी देर तक हम सारे मिलके नहीं लोड शेडिंग के खिलाफ फाइट करेंगे, लोड शेडिंग का खात्मा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो क्या करें हम? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी इस हवाले से पूरी करनी चाहिए। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं तो अल्लाह के फजल से पूरी कर रहा हूँ। क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मैंने अपनी फैक्ट्री में जनरेटर और अपने घर में यूपीएस लगवा लिया हुआ। आप अपने घरों को देखें, लगवाएं वहां पे जनरेटर या यूपीएस। लेकिन चौधरी साहब प्रॉब्लम ये है कि यूपीएस चार्ज कहां से करेंगे, बिजली तो आ नहीं रही। देखें, यूपीएस एक प्राइवेट प्रोडक्ट है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है चार्ज करने।
लेकिन चौधरी साहब कुछ तो करें ना। देखे जी, अपने ताई तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने तो ये गन्ने के फोक से बिजली बनाने का जो तरीका है उसकी भी रिपोर्ट मांग ली है। अच्छा। और अपने तौर पे मैंने जरदारी साहब को रिक्वेस्ट भी कर दी है कि जितने भी वजीर हैं उनको एक एक शुगर मिल लगवा के दें ताकि गन्ने का फोक पूरा किया जा सके। अच्छा। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां चूपें ताकि इस कार्य खैर में उनका हिस्सा भी शामिल हो। अवाम गंडेरिया चूसे और बुसरा को शुगर मिलने लगवाई जाए। नहीं, वो देखे हर हवाले से हर बंदे ने अपने अपने ताई मेहनत करनी है गन्ने का फोक बनाने के लिए। बल्कि हम ये जो अगले इलेक्शन में जा रहे हैं, हमने तो अपने वोट हासिल करने का नारा भी यही बनाया है कि होर चुप हो। और ये गंडेरियां चूपने के हवाले से अपोजिशन ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अपोजिशन का क्या रोल बनता है? अमीर मुकाम उनके पास है ना जी। अमीर मुकाम गंडेरियां नहीं चूसता। वो जैसे बोतल के स्ट्रा को मुंह लगा के बोतल नहीं पीते, इस तरह साबित गन्ने को मुंह लगा के उसका जूस खींच लेता है। वैसे इस कौमी सर्विस के लिए हमारे खानदान की खिदमात भी हाजिर हैं। वो क्या? इजाज भट्ट साहब क्रिकेट वाले आजकल फारिग ही होते हैं। चौधरी साहब, तो आप ईरान से बिजली क्यों नहीं ले लेते? जुबान का मसला है ना जी। जुबान का मसला? देखिए, ईरान की जुबान फारसी है, हमारी जुबान पंजाबी है। ये तो मैं इंटरव्यू के लिए उर्दू बोल रहा हूँ। जुबान का मसला कैसे आ गया बिजली में? देखिए जुनैद साहब, हमारे यहाँ जब बिजली जाती है तो हम नारा मारते हैं और चली गई जे। अगर ईरान से बिजली लेंगे तो फिर हमें कहना पड़ेगा मीर रफ्तार, ऐसी रफ्तम के कई रफ्तार। चौधरी साहब, ना ईरान के साथ गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट आप लोग मुकम्मल कर रहे हैं, ना बिजली ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप मीडिया वाले ऐसे ही ना फतवा जारी कर दिया करें, बड़ी तेजी से पेशरफ्त जारी है। क्या पेशरफ्त जारी है? देखें, पहले मरहले में हम यहाँ पे स्कूलों कॉलेजों में फारसी को लाजमी मजमून करार दे रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ईरान से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने स्कूलों कॉलेजों में पंजाबी को लाजमी मजमून करार दे। ये क्या बात है? देखे, इधर से हम लोगों ने भी तो जाना है ना बिजली खरीदने। उन लोगों को पंजाबी नहीं आती होगी तो भाव कैसे तय होगा? उधर से जब बिजली आ जाएगी तो फिर हमने रिसीव करनी है। हमें अगर फारसी नहीं आती होगी तो हम रिसीव कैसे करेंगे? देखे ना, मिसाल के तौर पे अगर हम उनसे बिजली लेते हैं तो बिजली वो दे देते हैं 2 नंबर। हम उनसे कहते हैं कि बिजली खालिस नहीं है, वो आगे से हमें फारसी से कहें ई खालिस है, हम आगे से कहते हैं हाँ हाँ, तो वो कहें चलो ठीक है, वो चले जाए वापस। ई खालिस का मतलब है कि ये खालिस है। आपको तो आती है फारसी? अजी मुझे तो फारसी आती है, मगर मैं कल्ला एक शाह पर बिजली ले आऊंगा। पूरी बोरी भर के तो मैं इस उम्र में नहीं ना उठा सकता। इसलिए आप फिक्र ना करें, हमारे मुल्क में जिस दिन फारसी बोलनी और समझनी शुरू हो गए तो बिजली यहाँ पे बहुत हो जाएगी। जी जी, बिजली तो इतनी हो जाएगी कि आप बटन बंद कर भी देंगे तो कुछ देर तक बल्ब जलता रहेगा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, आधी रात को एसी का प्लग निकाल देंगे तो सवेर तक तो प्लग वाली बिजली से ही चलता रहेगा। बहुत बिजली यहाँ पे हो जानी है, मुझे पता है ना। चौधरी साहब, अभी तक तो गैस पाइपलाइन मुकम्मल नहीं हो रही, बिजली की तार में तो साल लग जाएंगे। और नहीं जी नहीं, वायर की तो जरूरत ही नहीं होनी, हम वायरलेस बिजली ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ। जरा वो ये है कि वायरलेस बिजली का ये नुकसान होता है, तय खाने में उसके जरा सिग्नल वीक होते हैं। तो तय खाने में बिजली की वैसे ही जरूरत नहीं होती, वो ठंडा होता है। अच्छा चौधरी साहब, इलेक्शन सर पे आपने 2-3 रोज पहले चौधरी परवेज इलाही के हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नहीं नहीं, वो मेरे हल्के से लड़ रहा है, मैं उसके हल्के से नहीं लड़ रहा। देख ले, मुकाबले पे चौधरी होंगे। तो मेरा नाम कौन सा शेख मुख्तार है? मुझे भी चौधरी अहमद मुख्तार कहते हैं, या मुख्तार पट्टी नहीं हूं मैं। तारीख उठा के देख ले, 2 ही तो मुख्तार हुए हैं, एक उमर मुख्तार, एक चौधरी मुख्तार है। चौधरी साहब, किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे लोड शेडिंग के टैग के साथ? और जी ये लोड शेडिंग की आप फिक्र ना करें, लोड शेडिंग का मसला तो हल हुआ के हुआ। राजा परवेज अशरफ साहब अब वजीर आजम हैं, ये बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे इस मसले को। अच्छा। क्योंकि लोड शेडिंग पैदा करने वाले ही राजा परवेज अशरफ। तो माँ बाप को पता होता है कि औलाद को किस तरह हैंडल करना है।
राजा साहब का बिजली के हवाले से तजर्बा ही बहुत है। आप देखें ना, बिजली किराए पे लेके आ गए। हालांकि सारी जिंदगी हमने यही सुना है कि किराए पे मकान मिलता है, किराए पे जमीन मिलती है, किराए पे फैक्ट्री मिलती है, चलो किराए पे पंखा मिल जाता है, साइकिल मिल जाता है यार, मगर बिजली नहीं था कभी सुना के किराए पे मिलती। ये राजा परवेज अशरफ ही लेके आए, तो इसलिए ये बिजली को हैंडल कर लेंगे बड़ी जल्दी। चौधरी साहब, ये जो 5 साल गुजर गए उनमें आपने बिजली का क्या किया है? जी 5 साल होते हैं कितने हैं? 5 साल का बच्चा इतना होता है, सोच तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, उसने बिजली क्या टूटी खोल के देनी है। फिक्र ना करें, घबराए ना, आहिस्ता आहिस्ता बिजली पूरी हो जाएगी। बिजली पूरी हो जाएगी। चौधरी साहब, अभी सर्दियों में तो आप बिजली पूरी नहीं दे पा रहे, गर्मियों में क्या बनेगा? गर्मियों में हमने होना ही नहीं, हमें क्या गर्मियों का फिक्र तो सारी सर्दियों की है, इसका को बंदोबस्त हो जाए तो आगे अल्लाह वारिस है। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। Excuse me, Mr. Janat Salim Saab, I want to talk to you about topic of newspaper. This is ना करो, चुप अच्छा, रहो। सॉरी। सीरियस इस वक्त कैमरा। This is अगर अंग्रेजी में खांसी आए तो वो तो कर लेते हैं, वो तो नहीं आपने कर तो दी है। हाँ, this is a news of newspaper that वो मैं कहना ये चाह रहा था कि अखबार में एक खबर आई हुई है, कोई रिसर्च उन्होंने लिखी हुई है। अच्छी भली अंग्रेजी बोल रहे थे, वो शानदार अंग्रेजी थी। थोड़ी सी बोल के फिर आगे उर्दू शुरू हो जाती है। अच्छे भले पढ़े लिखे भी मैंने देखा सिर्फ यही करते हैं, दैट वो जो मैंने कहा है कि इट्स ओके बट मैं समझता हूँ इतना ही होता है ओके बट दिस और नहीं होता। मैं तो समझ ज्यादा बोल गया हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। माशाल्लाह। एक गवर्नमेंट कॉलेज में जिन दिनों पढ़ा करते थे, वहां पे एक बहुत सीनियर क्लर्क थे, उनका तकिया कलाम था, इफ दे विल नॉट कम मैं तनख्वाह नहीं देनी। तो बिल्कुल ठीक है, इफ दे विल नॉट कम मैं तनख्वाह नहीं देनी। मैं भी उसी तरह की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखबार में एक खबर लगी हुई थी कि एक रिसर्च हुई है कोई इंटरनेशनल लेवल पे कि दूर अंदेश जो कौमें हैं, जो मुल्क हैं, दूर की सोचने वाले मुल्क, उनकी जो लिस्ट बनी हुई है उसमें को 45 को मुल्क हैं और हमारा जो मुल्क है प्यारा पाकिस्तान, उसका आखिरी नंबर है 45। और नंबर 1 कौन सा मुल्क है? अगर उस लिस्ट को पुठा करके छापते तो नंबर 1 हम ही थे। जर्मन कौम इस हवाले से नंबर 1 है। अच्छा जी। और बरतानिया का नंबर 4था है और हिंदुस्तान का नंबर जो है 34वां है। ये बरतानवी अखबार डेली मेल ने रिपोर्ट जारी की है। अच्छा। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि डेली मेल ने कोई घर घर जाकर सर्वे नहीं की, कोई सैंपलिंग नहीं की इसके लिए, बल्कि उसने इंटरनेट पर गूगल पे जाके उसने मुख्तलिफ सर्च वर्ड्स तलाश किए हैं कि किस कौम के बाशिंदों ने इंटरनेट पर क्या क्या चीज तलाश की है, किस किस चीज की खोज लगाई है। अच्छा। और उसने फिर उन सर्च वर्ड्स को लेके उस मुल्क का जो जीडीपी था, जो उसकी शरह नमूद थी, उसके साथ कंपेयर किया है कि किस मुल्क में ये शऊर उजागर है कि उनको मुस्तकबिल में किन हालात का सामना करना पड़ सकता है। मसलन उसने कहा है कि जो पिछली बार ये हुआ था, जब ये सर्वे किया गया था, तो 45 अरब सवाल, 45 अरब जो क्वेश्चंस थे वो इंटरनेट पर खंगाले गए थे। देखा गया था कि लोगों ने इंटरनेट पर क्या क्या चीजें तलाश की हैं। तो इससे पहले जो सर्वे था उसमें बरतानिया का नंबर पहला था। अच्छा। इस वजह से पहला था कि जो बरतानवी शहरी थे उन्होंने उस वक्त लंदन ओलंपिक्स हो रहे थे, उस वक्त उनको अपनी इकोनॉमी की पड़ी हुई थी, वहां पर बच्चे बच्चे को यह फिक्र लाग थी कि हम इन ओलंपिक से क्या क्या माली फवायद हासिल कर सकते हैं। सही। और अब इस हवाले से जर्मन कौम जो है वो पहले नंबर पर है, जिसको इस बात का क्रेज है कि आने वाले दिनों में हमारी आबादी क्या होगी,
इस मुल्क में सहूलियात क्या होंगी, हमारी जो GDP है वो कहाँ पे खड़ी होगी, और वो सवाल भी यही करते हैं, वो इंटरनेट पर तलाश भी यही करते हैं। और इंटरनेट को चूंकि बेस बनाया गया, हम बहुत फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि जनाब हमारी इतने फीसद आबादी जो है वो इंटरनेट यूजर है, और ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा तादाद है। लेकिन हम तलाश क्या करते हैं, हम इंटरनेट पर करते क्या हैं, वो इस सर्वे के नतायज हमें बता रहे हैं कि हम इंटरनेट पर करते क्या हैं। नहीं, मगर ये अगर इंटरनेट के जरिए ना अगर ये रिसर्च करते, वैसे करो करी जाके पूछगिछ करके रिसर्च करते, तो नंबर 1 दूरंदेश हम नहीं निकलना था। कैसे? सारे मुल्क का बच्चा बच्चा, वड्डा वड्डा, बुढ़ा, हर बंदा बेचारा सारा महीना ये सोचता रहता है कि 30 तारीख को जब बेगम ने तनख्वाह मांगनी है तो वो कितनी देनी है और खर्चा कितना होना है। और ये मेरी बात, ये दूरंदेशी नहीं है, हम इसको दूरंदेशी समझते हैं। दूरंदेशी यही है ना कि अगला प्रोग्राम जो है वो सोच रहे हैं। दूरंदेशी ये कि आप मुल्क के हवाले से क्या सोचते हो। क्या जब हम धड़ाधड़ अपनी गाड़ियों में CNG किट्स लगवा रहे थे, तो हमने या हमारी हुकूमत ने या हमारे पॉलिसी साज इदारों ने सोचा था कि अगले चंद बरसों के बाद हमें CNG के हवाले से किस क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। जब हम धड़ाधड़ गाड़ियां लीज पर दे रहे थे, उस वक्त सोचा था कि सड़कों की चौड़ाई कितनी है और गाड़ियां कहां दौड़ेंगी, गाड़ियां कोई आसमान पर तो नहीं चलनी थी। ये सारे सवाल वो हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, और हमने मुस्तकबिल की कोई पेशबंदी नहीं की थी। नहीं, मगर लड़ाई तो फिर लड़ाई होती है ना। अगर हमने इस तरह की बात है तो हम कह सकते हैं कि भाई जी हमें पता था कि आके शहबाज शरीफ ने पुल बना देने हैं, इसलिए हमने ये गाड़ियां दी थी। प्लीज सीरियस रहो यार। नहीं, वैसे सीरियसली भी मेरा ख्याल है कि हम वाकई कुछ सोचते हैं, मगर तुम्हारी बात ठीक है कि दूरंदेशी नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं हम सोचते कि हमारे ये 14 बच्चे जो जम पड़े हैं, इनका बेचारों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये वाकई नहीं हम सोचते। हम कहते हैं कि अल्लाह दा माल है, अल्लाह देने है। फिर बड़े होके वही माल रोड पे बेचारा गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है। उसकी वजह है ना अजीज साहब, क्योंकि हम सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हम इकट्ठे होकर एक कौम होकर नहीं सोच रहे, और हमें गाइड करने वाला कोई लीडर नहीं है। इस बारे में लीडर नहीं गाइड करते, वो लेडी हेल्थ विजिटर आके बताती हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। ये जो तुम बता रहे हो ना कि इंटरनेट के ऊपर पता चलता है कि अपना दूरंदेशी का, हमारे यहाँ भी दूरंदेशी इंटरनेट पे नजर आती है वो, मगर लड़के ये देख रहे होते हैं कि वीना मलिक का और कौन सा स्कैंडल आया है, या किसी सियासतदान ने कोई मैया जुमला बोला, यही रिसर्च हो रही होती है। अंधी मोहब्बत और अंधी नफरत में गिरफ्तार जो सियासी जमातों के कारकुन है, वो मीडिया को गालियां दे रहे होते हैं। हाँ, कम की कोई बात नहीं नेट पे पड़ी होती है, एक दूसरे को पड़े होते हैं, बस गाली गलोच हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ऐसी खराफात पक रहे होते हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ईमान से शर्म से सर झुक जाता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। परवेज मुशर्रफ ने पार्टी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पंजाब के सीनियर नायब सदर की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। क्या? Don't tell me. I'm telling you. पंजाब के सीनियर नायब सदर की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। हाँ जी। हाय 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 हाय, ये सारे सही कह रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। वो देखो, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब का सीनियर नायब सदर है। चलो सादा भी होता तो खैर थी, सीनियर नायब सदर है। इससे एक बात तो साबित हो गई ना कि मुशर्रफ साहब की पार्टी में पंजाब का सीनियर नायब सदर भी है। इसका मतलब है जूनियर नायब सदर भी होगा, नायब सदर भी होगा, सदर भी होगा यार। और तुम कैसे ये कह सकते हो कि जूनियर नायब सदर भी है, सादा नायब सदर भी है? हो सकता है ये कल्ला ही सारे होते पकड़ के बैठा हो। यार बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क में। इस तरह के जो बड़े बड़े हादसे हैं ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अब मुल्क इनका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे ना बोलते जाओ। ये बताओ कि पार्टी के किन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की होगी? और यार ये जिस दफ्तर में बैठता था उसमें मुशर्रफ साहब ने एक की चाय पास की हुई थी, इसने 2 मंगवा ली है, ऊपर से उनमें चीनी डलवा ली है।
انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک منگوانی ہے تو چینی والی، اگر 2 منگواؤ گے تو اس میں چینی نہ ڈلوانا۔ اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دفتر بھی ہے یار۔ یار ہے دفتر، تمہارا کیا خیال ہے نائب صدر درخت پہ بیٹھتا ہے؟ ادھر مارکیٹ میں ایک دھوبی کی دکان ہے، اس کی نکر میں ہی اس نائب صدر نے کرسی میز کرائے پہ لے کے رکھا ہوا ہے۔ جس دن دھوبی کے پاس کپڑوں کا رش زیادہ ہو اس دن پھر یہ دفتر نہیں کھولتا، وہ کپڑے پھر میز کرسی پہ پھینک چھوڑتا ہے نا۔ وہ دھوبی کے ساتھ بیچارے نائب صدر کا ایک دفعہ جھگڑا بھی بڑا ہوا تھا اس بات میں اور یار مشرف صاحب نے کوئی لیٹر لکھا تھا لندن سے نائب صدر کو، اس میں کوئی قانونی اور آئینی گفتگو کی ہوئی تھی، انہوں نے آرڈر کیے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر 7 بندے اکٹھے ہو جائیں تو جلوس نکال لینا، اگر 6 ہوں تو نہ نکالنا۔ اس طرح کے کوئی حساب کتاب تھے۔ سیاست میں اللہ لوگ کے پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اس لیٹر کے اوپر لا کے اس دھوبی نے گلے کپڑے پھینک دی، وہ لیٹر کے اوپر سے جلوس کی تعداد ہی مٹ گئی۔ اب یہ بیچارہ نائب صدر پریشان، پتہ نہیں 7 تھے یا 6 تھے، اتنے اپنے پلے سے ہی 60,000 لکھ دی۔ وہ سیاپا پڑ گیا، پھر جلوس کہاں سے نکلے؟ جتنی تعداد ہے وہ تو پھر اللہ ہی وارث تھا نا۔ مشرف صاحب نے ایک دفعہ اس نائب صدر کو چاڑا بھی ہے کہ تم ادھر سے دفتر کیوں نہیں چینج کرتے، کیا فائدہ ہے تمہیں دھوبی کی دکان کے اندر دفتر کھولنے کا؟ اس نے پھر سمجھایا کہ سرکار اسٹیشنری کی بچت ہوتی ہے، یہ دھوبی جس کالخ کے ساتھ وہ کالر پہ نشان لگاتا ہے نا کپڑوں کے، اسی کے ساتھ میں اپنے دفتر کا حساب کتاب بھی کر لیتا ہوں، نئی پینسل نہیں خریدنی پڑتی۔ مشرف صاحب پھر آگے سے چپ کر کے انہوں نے کہا نہیں یہ بچت تو بہت ہے۔ پھر یہ نائب صدر نے بتایا جناب یہ دھوبی کی دکان میں دفتر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہماری صاف ستھری اور اجلی سیاست ہو رہی ہے۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نثار نے کہا ہے کہ 3 پھڈے باز ملک میں الیکشن لیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، نون لیگ کو تو اس وقت فل سیاپا پڑا ہوا ہے، چودھری نثار صاحب ایویں نہیں کلپ رہے۔ دیکھو نا تم یہ وہ ریٹنگ شیٹنگ بھی ان کی بہت اچھی بتا دی ہے ایجنسیوں نے، اوپر سے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ چانس ہے اس دفعہ حکومت بھی ان کی ہوگی۔ اب حکومت کو لیٹ کرانے کی کوشش کرے ان کی تو ان کو تو پھر وقت پڑنا ہی ہے نا۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کسی لڑکے کا بیاہ اور گھر میں نانی بیمار ہو، سب سے زیادہ وہ بچہ لاڑا دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ بس مہینہ گنا نانی کو کچھ ہو، 27 دن رہ گئے ہیں، 2 دن ولیمے میں لگنے ہیں، پھر تم جانا اور نانی جانے۔ شادی سے پہلے تک بیچارہ نانی کے پاس سے گزرتے ہوئے شور کر رہا ہوتا ہے اماں نانی اور ٹھلے ہوئے نہیں جخنی پیاؤ انہوں ایویں خام خواہی نانی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ نانی کی ماں یہ ذرا ہاتھ اونچا کرے، ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹانگ سیدھی کرے ذرا۔ اور الیکشن کے سوری شادی کے بعد تو وہی لاڑا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے یار بندہ ٹرتا پھرتا ہی نکل جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ دیکھو نانی ساڈی 1.5 سال ہو گیا بیچاری منجی تے پئی ہے۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ہم مشکل حالات میں بھی عوام کی خدمت کرتے رہے۔ بے شک بے شک، نہیں بے شک جی، بالکل بالکل جی 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 جی، کیوں نہیں۔ اگلی خبر پڑی جی۔ کون سی خدمت کرتے رہے؟ نہیں بڑی خدمت کی ہے انہوں نے یار، کون سی خدمت کی ہے؟ مشکل حالات میں خدمت کی ہے انہوں نے۔ یہ جو چوکوں میں فٹ پاتھ پہ صفے بچھا کے مالش کر رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ سارے وفاقی سیکٹری ہیں۔ کتنے مشکل حالات میں مالش کر رہے ہوتے ہیں، پاس سے گاڑیاں کر گزر رہی ہوتی ہیں اور وہ بیچارے لگے ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ اور یہ جو ہوٹل میں آپ گھستے ہیں تو ایک بندہ آگے بڑے ادب کے ساتھ آپ کو کہتا ہے چکن قورمہ مٹن قورمہ، چکن بریانی مٹن بریانی، لوبیا قیمہ آلو پالک پوٹا کلیجی دال ماش حلیم رائتا سلاد لسی گرم روٹی تازہ نان فرنی زردہ کیا لاؤں جناب۔ وہ کون ہے؟ وفاقی بہرے ہوتے ہیں وہ۔ یہ تھوڑی خدمت ہوتی ہے۔ پھر سڑکوں کے اوپر ایک دم کہیں ٹویا پڑ جائے یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، جو جلدی سے ادھر کو بڑا سارا ٹین رکھ کے درخت کا اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹریفک کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ کہیں اتر کے دیکھنا گاڑی پہ جو اشارے کر رہا ہوتا ہے وہ پیپل پارٹی کا سینیٹر ہوتا ہے۔ تھوڑی خدمت نہیں کی راجہ صاحب کی حکومت نے عوام کی۔ عزیز صاحب یہ کون سی خدمت بتا رہے ہیں آپ؟ لو یہ خدمت ہی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے راجہ صاحب
रहने दे, ये कौम ही बदीद है, अगले 5 साल ना आप इनकी खिदमत करना, रहने दे बस। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी की अपनी ख्वाहिश और अपनी फरमाइश पर उसका अपना सेगमेंट ऑफ बीट हस्बे हाल। नायरीन, आज की जो ऑफ बीट हस्बे हाल मैं पेश कर रहा हूं, कता नजर इसके कि इसमें मैं किसकी ईमानदारी या किसकी तारीफ करने लगा हूं, ये हाशा वकल्ला मेरे येन में नहीं है। मैं सिर्फ ये जो वाकया ऑफ बीट आपको पेश करने लगा हूं, जो मंजर पेश करने लगा हूं, उसमें मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे मुल्क के अंदर एक अच्छा काम हुआ है। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं कि किसने किया है या कौन सी गवर्नमेंट ने किया है या किस शख्सियत की इसमें तारीफ आप फील कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि मैंने कभी ये नहीं था सोचा कि मेरे मुल्क के अंदर यहाँ पे कोई ऐसे हालात आएंगे या ऐसी कोई सवारी आएगी जिसमें बड़े लेवल के लोग बस में सफर करेंगे और साथ वाली सीट के ऊपर को बेचारा मस्कीन सा बंदा उसके साथ ही बैठा होगा और उसे कह रहा होगा कि भाई जी जरा परा हो के बाबा ताड़े को खुशबू बड़ी तगड़ी है। नायरीन, ये जिस मंसूबे का मैं मंजर पेश कर रहा हूँ, ये किसी ने कोई याती जेब से नहीं बनाया, ये मेरे मुल्क में बना है, बड़ा अच्छा बना है। कता नजर इसके भी के इस पे लिया मात लग रहे हैं, मैं जरूर पेश करूंगा ऑफ बीट हस्बे हाल। मैं ये अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लूं, 2 मिनट को बात कर। ये बुजुर्गवार के नखरे बढ़ते नहीं जा रहे। चलो चलिए लार दी उस नुकरे, कदी उस नुकरे ते कदी उस नुकरे। वो भी इसमें सफर करेंगे जो दे इसको गाली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। वो भी इसमें सफर करेंगे जो दे इसको गाली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। चौक में 20 मिनट लगाकर बस थी मुड़ती बड्डी, सिग्नल खुल के बंद हो जाता, इंच न हलती गड्डी। रेड़े वाला वन में वल्लो सीधा आ जाता था, हर सिग्नल ही आधा घंटा एवें खा जाता था। जेड़े टाइम पे मर्दी जाओ सड़क न मिलती खाली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। वैगन साइड कराती पिछों मजदा सर पे चढ़ता, रक्शे वाला कट करा के रक्षा ले आवड़ता। 15 मिनट का रास्ता मुझको 250 में था पड़ता, मेरा खून और वेस्पे का पेट्रोल था कट्ठा सड़ता। उतनी और ब्लॉकेज मिलती जितनी होती काली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। रेस लगा कर ठोके वैगन ऐते स्यापा हो रे, 6 फुटे भी इसमें चढ़ चढ़ हो जाते हैं दौरे। स्टॉप पे ऐसे उतरे जैसे बांदर चल्ला सौरे, वैगन अंदर चौके सारी कमर के हिल गए मोरे। लगने लगता था 70 का उम्र हो जिसकी 40, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। ऐसे चटके खाए जेड़ा चिंगची अंदर बढ़िया, जैसे बिजली की नंगी तारों पे हाथ जा पड़िया। 6 बंदों की सीटों पे बंदे पे बंदा चढ़िया, मेरा स्टाफ तो पीछे रह गया, रुक जा गल सुन अड़िया। अगे से यूं उठा चिंगची पिछली सीटें खाली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। उंगली वाले का मंसूबा अपनी आप मिसाले, हर एक बस की रंगत देखो जेड़ी पन्नो लाले।
पूरी रोड पे कल्ली मेट्रो बस ही आले नाले, शदरा रावी मॉडल टाउन समझो नालो नाले, ना रस्ते में स्पीड ब्रेकर ना खड्डे ना नाली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। बस की क्या जरूरत है, इसी तरह अगले स्टॉप तक पहुंच जाओ। मुफ्त महीना ऐश करेंगे अगली सीटें मल के, शोहर बेगम 15 बच्चे सैर करेंगे रल के, साथ में रखे गरम पकौड़े हाट पाट में तल के, दादी चाची खाला ताई सबको कह दो बल्कि, मैसेज करके बड्डी फूफी सखर से बुलवा ली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली। हम सबकी तारीफ करेंगे काम करे जो आला, वरना खाली वादे करने वालों का मुंह काला, बस को देख के कैसे मुंह से निकले ना उलाला भी कम है ये तो हो गई हाला लाला, काम करो वो जिससे पाकिस्तान में हो खुशहाली, देखो शहर लाहौर में मेट्रो बस है चलने वाली।